हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने लेक्चर की शुरुआत में या यूँ कहें कि स्क्रीन पे देख ही लिया है कि आज हम जिस विषय पर जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहें या कहें कि एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अक्सर कंफ्यूज करता है। और टॉपिक भी नहीं है, हम कुछ ऐसे वर्ड पेयर्स की बात करेंगे, जो शब्दों के जोड़ों की बात करेंगे जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उनका मीनिंग हमारे लिए क्लेरिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ पेयर्स को लेके आपसे मुखातिब हैं। होप दिस लेक्चर विल डेफिनेटली रीच यू एम्पल हेल्प। ओके, तो इसी कड़ी में, इसी प्रोसेस में, इन प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच हैव कंफ्यूजिंग मीनिंग, तो आज इसी प्रोसेस में लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेयर, एंड द फर्स्ट पेयर इज एश्योर एंड एंश्योर। स्टूडेंट्स, ये जान लें हम कि एश्योर क्या होता है। एश्योर को अगर हम बाइलिंगुअली बात करें, हम अगर दूसरा हिंदी भाषा में बात करें, तो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है भरोसा दिलाना, और एंश्योर का मीनिंग होता है सुनिश्चित करना। तो एश्योर और एंश्योर दोनों को देखने में यूं लगता है कि दोनों के दोनों श्योरिटी देने वाले वर्ड्स हैं, जो हमें पक्का कंफर्म निश्चिंतता बताने वाले वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस कई बार क्या होता है कि कंटेक्स्ट के हिसाब से हम यूज करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले एश्योर को डिस्कस करते हैं। एश्योर जैसे भरोसा दिलाना होता है। एश्योर टू टेल समबडी दैट समथिंग इज ट्रू और डेफिनेट। किसी को ये बताना कि ये काम होगा, आप निश्चिंत रहिएगा, दिस विल डेफिनेटली हैपन, या कहेंगे समथिंग दैट इज रियली गोइंग टू हैपन, डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, दैट वर्क फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एश्योर। हम किसी को भरोसा दिलाते हैं कि ये काम पक्का होगा। आई एश्योर यू दैट यू विल गेट मोर देन 80% मार्क्स। इट मीन्स बहुत सारे पैरामीटर्स पे हम उसको एक जज करके ये कह रहे हैं कि आई एश्योर यू दैट दिस स्कोर विल डेफिनेटली हैपन। तो कोई भी चीज जो पक्के तौर पे होने वाली होती है, उसके लिए हम एश्योर का प्रयोग करते हैं। आई एश्योर यू दैट इट मस्ट रेन। इट मीन्स सम क्लाउडी एंड थंडर इज देयर, सम क्लाउड्स एंड थंडर इज देयर, जिससे हमें मालूम चलता है कि बारिश होने वाली है। तो हम किसी को भरोसा दिलाते हैं, या कहेंगे आई एश्योर यू दैट आई विल रिटर्न योर बुक टुडे अप टू मिडनाइट। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको मिडनाइट से पहले ये बुक आपको रिटर्न कर दूंगा, आधी रात से पहले ये बुक आपको रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, एश्योर का मतलब क्या होता है, टू टेल समबडी दैट समथिंग इज ट्रू, कि ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये पक्का है, ये पक्का है। और ये कहें कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कि ये होने वाला है, कि मैं आज रात को 12 बजे तक आपकी वापस बुक लौटाऊं, 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। आई एश्योर यू दैट आई विल रीच अप टू टाइम, मैं समय पूरा होने तक पहुंच जाऊंगा आपको। तो ये एक भरोसा एश्योर होता है। इन द सेम वे एंश्योर जो होता है ना, एंश्योर क्या होता है कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस डेफिनेटली। अब यहाँ पे एश्योर में और एंश्योर में डिफरेंस करेंगे। एंश्योर क्या होता है, तो हम पक्के तौर पे ये बताने वाले हैं कि दिस मस्ट हैपन। एश्योर में, इंश्योर में डिफरेंस क्या है, एश्योर में भरोसा दिलाया जाता है आपको, और भरोसा 100% कंफर्म हो, लेकिन उसमें गुंजाइश रहती है कि कोई ना कोई इधर उधर हो जाए तो उसका निगेटिव आंसर आ सकता है कि मैं मिडनाइट तक आपको बुक, या 2 घंटे में आपको क्या कर दूंगा, आई विल रीच अप टू 12 o'clock, या कहेंगे हम 2 o'clock। हो सकता है रास्ते में कहीं दिक्कत हो जाए और उसको दोबारा से कॉल करके बताना पड़ जाए कि नहीं, आई एम सॉरी आई कुडंट रीच। तो एश्योरेंस इज समथिंग जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है और सर्टेन प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। हो सकता है कि बादल गरज रहे हो, मैं एश्योर तो कर रहा हूं कि बरसात आएगी, लेकिन हो सकता है बादल गरज रहे हो, हवा का झोंका आए और चला जाए, और बादल भी चले जाए, जो गर्जना भी चली जाए। तो एश्योर इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। एंश्योर क्या होता है, सुनिश्चित करना होता है, यस आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई विल डू दिस। जैसे कहेंगे कि एंश्योर, प्लीज एंश्योर ऑल लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ, कि भाई आप सुनिश्चित कीजिएगा सभी लाइट्स बंद हो गई हैं क्या। इसमें एश्योरेंस की कोई बात नहीं है, इसमें एंश्योर किया जा रहा है, आई एम एंश्योरिंग यू दैट ऑल लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ। या कि कोई हमसे कह रहा है कि सुनिश्चित कर लें, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है ना, प्लीज एंश्योर ऑल स्टूडेंट हैव रिसीव्ड द आंसर बुक्स और नॉट। ये एंश्योर सुनिश्चित कर लें वही कि सबके पास आ गए क्या।
वी गेट रिप्लाई दैट वी हैव रिसीव्ड और नॉट। यहाँ डैम श्योर होता है क्या कि भाई वो चीज जो हम बात करने वाले हैं वो बात 100% हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पे संभावना नहीं है, यहाँ श्योरिटी है। टू मेक श्योर दैट समथिंग इज डेफिनेट, तो यहाँ पे देखो समथिंग इज गोइंग टू हैपन, दैट इज इन द टर्न ऑफ फेट। वो हो सकता है भविष्य में होने वाली चीज है, होगी कि नहीं होगी उसमें कहीं ना कहीं डाउट की गुंजाइश है। टू टेल समबडी दैट समथिंग इज ट्रू और डेफिनेट, इफ समवन हैज डाउट, अगर किसी को डाउट लगता है उसको ये बताना होता है, अगर आपको संदेह लगता है तो आपको ये बताना होता है, आपको ये भरोसा दिलाना होता है कि डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, आई विल डू दिस या दिस विल हैपन। तो ये एश्योरेंस होता है। और एंश्योर क्या होता है कि दिस विल हैपन ही हैपन, ये होगा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए ये होगा ही होगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एश्योर एंड एंश्योर। ओके, नाउ द सेकंड पेयर, बैलेंस इज द वर्ड, रूट वर्ड, and imbalance and unbalance, two words are there which always confuse us whether the meaning is same or different. okay, तो यहाँ पे balance is root word। balance क्या होता है कि जब दो चीजें होती है, when there are two things or two items or two ideas or two similar things are there, दो चीजें बराबर की चीजें होती है, जब कंपैरिजन बराबर का होता है, जब तुलना बराबर की होती है, साइज हो चाहे वॉल्यूम हो चाहे काउंटिंग हो चाहे जो भी चीज है वो दोनों बराबर होती है, दो और दो, दो और दो, तीन और तीन, चार और चार, या कहेंगे 6 फीट और 6 फीट, तो उनमें बैलेंस होता है, या कहेंगे 5 kg एंड 5 kg, बैलेंस बनाते हैं हम उनमें, तो वो संतुलन होता है, उनमें सिमिलरिटी होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसके दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, बैलेंस के दो ऑपोजिट वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड इज इम्बैलेंस एंड सेकंड इज अनबैलेंस। तो पहली चीज जानने की क्या है कि बैलेंस का जस्ट ऑपोजिट जो वर्ड होता है, अब बैलेंस जो वर्ड होता है ना, बैलेंस, अब यहाँ हम लिखते हैं बैलेंस, पहले बैलेंस के बारे में जान ले हम। बैलेंस जो वर्ड होता है ना, ये दो होते हैं, इसके दो मीनिंग होते हैं, एज ए नाउन इसका मीनिंग होता है और एक इसके वर्ब के तौर पे। बैलेंस अगर नाउन होता है ना, जब ये नाउन के बारे में बात करते हैं तो नाउन होता है तो इसका मतलब संतुलन। तो संतुलन जो होता है, बैलेंस एक नाउन है तो इसका ऑपोजिट इम्बैलेंस होगा। बैलेंस अगर एज ए नाउन, इफ इट वर्क्स हियर एज ए नाउन, देन इट्स ऑपोजिट मीनिंग विल बी इम्बैलेंस। बट इफ बैलेंस इज ए वर्ब, देन इट्स ऑपोजिट विल बी अनबैलेंस। तो यहां पे ये जान ले कि इम्बैलेंस एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है, और अनबैलेंस एक वर्ब होती है। इससे सारी चीज क्लियर हो जाती है, टोटल फंडा इज क्लेरिफाइड हियर। इम्बैलेंस यहां देखिए कि a situation where two or more than two things or items are not the same size, जब दो या दो से अधिक चीजें एक जैसी नहीं होती हैं, जैसे we have 40 students in our class and all are not the same and the teacher is teaching there, then it will be very difficult to make a balance among all the students, so there will be imbalance. A student is there who is understanding the teacher or the lecture very easily, and another student is there who is understanding the lecture in a slower way, then it will be very difficult to make balance. So imbalance is a noun and unbalance is a verb. अब unbalance means to make something no longer balanced. अब किसी का बैलेंस बिगाड़ना होता है ना, उसको अनबैलेंस बोलते हैं। अगर वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, जैसे कि हम ये कहते हैं कि व्हेन ही गेट इन द बोट अनबैलेंस्ड, तो इसका मतलब उसने एंट्री करते ही नौका का बैलेंस बिगड़ गया। व्हेन ही गेट इन द बस स्टार्टेड रनिंग स्टैगरिंगली, इट मीन्स जब वो उसके अंदर बैठा, बस के अंदर बैठा, तो बस ने स्टैगरिंग करना शुरू कर दिया। तो ये बैलेंस बिगाड़ना। यहाँ अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस को बिगाड़ना। तो यहाँ ये बात याद रखने की है, बैलेंस अगर नाउन है तो उसका ऑपोजिट मीनिंग जो होगा, ऑपोजिट वर्ड जो होगा वो इम्बैलेंस होगा। अगर ये वर्ब है तो इसका ऑपोजिट वर्ड जो होगा वो इम्बैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा। तो नाउन के तौर पे इम्बैलेंस, वर्ब के तौर पे अनबैलेंस। तो दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, बोथ मीन द सेम। इम्बैलेंस एंड अनबैलेंस दोनों का मतलब असंतुलन होता है। ये असंतुलन होता है और ये संतुलन बिगाड़ना होता है।
बैलेंस का मतलब संतुलन बनाना, अनबैलेंस संतुलन बिगाड़ना। बैलेंस का मतलब संतुलन और इनबैलेंस का मतलब असंतुलन। सो दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ओके, now the time comes for the third pair, and third pair is very important, and most of the people speak in an incorrect way. Here we have a pair of incomplete and incomplete, two words. These two words are opposite to the word complete. Complete means to finish something, पूरा करना किसी चीज को। इनकम्प्लीट का मतलब पूरा ना करना, अनकम्प्लीट का मतलब भी पूरा ना करना। हम यहां पे ये बता दें आपको, सबसे पहले ये बता दें कि बोथ वर्ड्स आर एडजेक्टिव। बोथ आर एडजेक्टिव। नाउ इनकम्प्लीट इज एन एडजेक्टिव, लेकिन यहां पे अनकम्प्लीट जो वर्ड है ना, दिस वर्ड फंक्शंस एज वर्ब। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अनकम्प्लीट एक वर्ब होती है, या बाद में बताएंगे आपको वर्ब होती है कि नहीं होती है। ये एक वर्ब होती है, ये एक एडजेक्टिव होता है। इनकम्प्लीट क्या होता है कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और आइटम्स वेयर वन थिंग और अनदर इज मिसिंग। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? अपूर्ण, जो पूरा ना हो, दैट इज नॉट कंप्लीट। When a group of things, group of items, group of people, group of anything or any item, कोई भी चीज होती है उसका एक ग्रुप होता है, and one thing is missing in that, एक चीज नहीं है, एक या एक से ज्यादा चीजें नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि I have loaded, I have packed all things in my suitcase, but it is still incomplete. It means कुछ न कुछ तो बाकी है। I don't know whether that thing is one or more than one. मुझे नहीं पता एक है कि एक से ज्यादा है कि दो से ज्यादा है, आई डोंट नो, बट दिस इज इनकम्प्लीट। व्हेन वी गो टू द ऑफिस, वी फाइंड दैट समथिंग इज मिसिंग इन माय पॉकेट और समवेयर एल्स आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। इट मींस माय प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। माय प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव। दिस वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वर्ब। ये ध्यान रखें, कंप्लीट जो वर्ड होता है, कंप्लीट एक वर्ड है, COMPLETE। कंप्लीट वर्ड है। ये नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है। ये नाउन भी हो सकते हैं और ये वर्ब भी हो सकती है। तो नाउन, लेकिन यहां पे इनकम्प्लीट जो है ना, इनकम्प्लीट एक एडजेक्टिव ही रहेगा। कंप्लीट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, सॉरी, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, और इसका उल्टा इनकम्प्लीट होता है। अब रही बात अनकम्प्लीट की। अनकम्प्लीट सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज होता है। व्हेन वर्क इज कंप्लीट देन कंप्लीट वर्ड इज यूज्ड, व्हेन वर्क इज नॉट कंप्लीट अनकम्प्लीट इज यूज्ड। ए टास्क इज नॉट फिनिश्ड देन वी यूज अनकम्प्लीट। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि दिस वर्ड इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है ये आजकल चलन में नहीं है। वी नेवर यूज दिस वर्ड एंड वी डेफिनेटली नॉट यूज दिस वर्ड इन फ्यूचर। वी शैल नॉट यूज दिस वर्ड इन फ्यूचर। हम इसका यूज कभी नहीं करते हैं और न ही कभी करेंगे, क्योंकि दिस वर्ड इज नॉट इन वेग। ये चलन में नहीं है शब्द, इसको डिक्शनरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन इट डजंट मीन दैट दिस इज नॉट ए वर्ड, दिस इज ए वर्ड, बट दिस इज अ वर्ब। ये ध्यान रखें, ये वर्ड जो होता है ना, ये एक वर्ब होती है और ये एक एडजेक्टिव होता है। और कंप्लीट जो वर्ड होता है, जो रूट वर्ड कंप्लीट होता है, रूट वर्ड समझते हो ना आप, किसी भी शब्द का जो भी बनते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के बनते चले जाते हैं वर्ड्स, लेकिन शुरुआत में एक रूट वर्ड होता है। जैसे हम कहेंगे इमेजिन वर्ड होता है तो इमेजिनेशन बनता है, इससे अनइमेजिन्ड बनता है। कंप्लीट वर्ड होता है तो इसमें इमेजिन एक रूट वर्ड है, इसमें कंप्लीट एक रूट वर्ड है। रूट का मतलब जड़, एक शब्द की जड़ होती है, मेन वर्ड होता है। तो मेन वर्ड हमारा कंप्लीट है, तो कंप्लीट से इनकम्प्लीट बनता है, कंप्लीट से कंप्लीटेड भी बनता है, कंप्लीटेड से कंप्लीटली बनता है। तो कंप्लीट वर्ड जो होता है ना, वो रूट वर्ड है। तो यहाँ पे रूट वर्ड हमारा कंप्लीट है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट। लेकिन इस बात को फिर नहीं भूलना आपको कि अनकम्प्लीट वर्ड जो होता है ना, वो
आजकल चलन में नहीं है। आपको वर्क पूरा नहीं करना है ना, तो आप कहेंगे अगर वर्क इज इनकम्प्लीट, अधूरा है, इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए आप यूज क्या करेंगे, द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड येट। अनकंप्लीट की बजाय नॉट कंप्लीट लिखेंगे आप, नॉट कंप्लीटेड, अनकंप्लीटेड नहीं, इज नॉट कंप्लीटेड येट, ये काम अभी पूरा नहीं किया गया है, अनकंप्लीट नहीं लिखेंगे इसको आप। ओके, वर्क इज नॉट कंप्लीटेड येट। लेकिन हमारा लेक्चर पूरा हो चुका है। आज के इस लेक्चर को आपने कैसे जाना, कैसे इसको ग्रहण किया, कैसा लगा, मुझे आप जरूर बताइएगा। ओके, और अब ऐसे ही शब्दों के साथ हम आपसे और फिर मुखातिब होंगे, और हमारे वर्ड्स अगले क्या होंगे जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं, कौन से, सोचिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे, फिर से मुखातिब होंगे। तब तक आप घर पे रह के स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।